हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 आईसीएसई क्लास 7th हिस्ट्री का और उसका नेम क्या है, द तुगलक डायनेस्टी। हम लोगों ने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर 4 में देखा था मामलुक डायनेस्टी एंड चैप्टर 5 में देखा था खलजी डायनेस्टी। इन दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहां से आप देख लेना। उसके बाद आप पढ़ना तुगलक डायनेस्टी पर। ओके, सो यहाँ पर क्या सीन है, ऐसा था कि अपना जो खलजी डायनेस्टी थी उसके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे, मैंने बताया था आपको, सबसे पावरफुल भी थे, और वो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। ये मैं डिस्कस किया था डिटेल में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। उनके सारे जो भी रिफॉर्म्स इन्होंने किए थे और जितनी भी सारे जो भी उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम लगाया था, जो भी लगाया था, सब कुछ मैं डिटेल में डिस्कस किया था अपने चैप्टर 5 में। तो जब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हुई ना, उसके बाद कोई इतना मतलब अच्छा रूलर नहीं आया खलजी डायनेस्टी में। एक पॉलिटिकल अनरेस्ट की कंडीशन आ गई थी खलजी डायनेस्टी में। कैसी कंडीशन आ गई थी? पॉलिटिकल अनरेस्ट की कंडीशन आ गई थी। पॉलिटिकल अनरेस्ट मतलब कोई ऐसा पावरफुल रूलर नहीं था जो कंप्लीटली एक मतलब आप रिप्रेजेंट कर सके एक किंगडम को। अलग अलग छोटे छोटे राजा क्या है डिवाइड होने लगे थे। नोबल्स कॉन्स्पिरेसी करने लगे थे कि उन्हें वो थ्रोन चाहिए। इस सिचुएशन में क्या हुआ, एक नया डायनेस्टी का रिवॉल्व हुआ, एक नई डायनेस्टी आई जिसे हम लोगों ने क्या बोला? द तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, इसके जो फाउंडर थे, जिन्होंने इसकी नींव रखी थी तुगलक डायनेस्टी की, वो कौन थे? गियासुद्दीन तुगलक। कौन थे? गियासुद्दीन तुगलक। तुगलक डायनेस्टी की स्टार्टिंग है, उसे मानते हैं हम लोग 1320 सीई क्रिश्चियन एरा से। तो ये टाइम पीरियड है जब तुगलक डायनेस्टी क्या है स्टार्ट हुई थी, और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक। ओके, ये क्या थे? ये बहुत मतलब सबसे अभी स्टार्टिंग इन्होंने ही की है इस डायनेस्टी की, तो ये अपने लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं किस टाइप के रूलर थे। तो सबसे पहले तो ये एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे थे, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे। अगर आपसे कोई पूछे कि गियासुद्दीन तुगलक के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप बहुत अच्छा था, एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे, साथ में ये बहुत अच्छे मिलिट्री कमांडर भी थे। ठीक है, इसका मतलब जो आर्मी थी उनकी उस समय बढ़िया पावरफुल थी और उसको बढ़िया से कमांड कर लेते थे। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताना पड़ेंगे कि ये वेरी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे और एक बढ़िया शानदार मिलिट्री कमांडर भी थे। ओके, इसके साथ साथ क्या हुआ, मतलब जब ये उन्होंने डायनेस्टी को मतलब एस्टेब्लिश किया, उस समय बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट था, मैंने बता दिया आपको। तो पहले तो उन्होंने क्या है उस पॉलिटिकल अनरेस्ट को दूर किया और पीस और जो भी मतलब शांति थी वो स्थापित की अपने क्या डायनेस्टी में, अपने पूरे एम्पायर में। इसके बाद क्या किया इन्होंने? कई सारे क्या रिफॉर्म्स किए। रिफॉर्म्स मतलब होता है कई सारे सुधार किए और कई सारी वेलफेयर स्कीम्स भी चलाई। जो भी मतलब प्रॉब्लम्स हो रही थी ना, जो मतलब वीक सक्सेसर आए थे खलजी डायनेस्टी के, उन्होंने कई सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया था, तो उनको क्या है दूर करने के लिए कई सारी वेलफेयर स्कीम्स चलाई और कई सारे रिफॉर्म्स भी किए। ठीक है, फिर एक सिचुएशन आती है या फिर एक इंसिडेंट होता है इनकी लाइफ में और जो इनके लिए ट्रेजेडी की तरह वर्क करता है। क्या हुआ था कि टाइम था 1323 और 1324 सीई के बीच का। ओके, इस समय क्या हुआ, ये बंगाल से वापस आ रहे थे। कहां से वापस आ रहे थे? बंगाल से वापस आ रहे थे दिल्ली के लिए। ओके, जब ये वापस आ रहे थे तो उसके इनके जो बेटे हैं, इनके बेटे का नाम क्या है? जूना खान। क्या है इनके सन का नेम? जूना खान। नाम याद रखना। तो इन्होंने क्या है मतलब ये बंगाल से वापस आ रहे थे दिल्ली के लिए, तो एक जगह पर क्या है ये रुके। एक इन्होंने मतलब इनके लिए रुकने के लिए, आराम करने के लिए एक प्लेस को मतलब एस्टेब्लिश कराया, जगह बनवाई, और उसमें क्या किया, एक लकड़ी का वुड का महल बनवाया। ओके, ठीक है, एक बड़ा सा बनवाया। तो
जब वो मतलब वहां पर सब लोग बैठे हुए थे, इनकी सभा वगैरह चल रही थी, तो मान लीजिए ये महल है इनका, तो उस समय इनकी रूफ क्या है, गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर गिर गई और वहीं उनकी डेथ हो गई। ठीक है। कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि मतलब जूना खान ने कुछ कॉन्स्पिरेसी की थी, या फिर उनके और भी नोबल्स थे, इनको मारने की साजिश की थी, और उस टाइप में मतलब इस तरीके का ये महल बनाया था कि जिससे गिर जाए और इनकी क्या है, डेथ हो जाए। सो ये यहाँ पर एक स्टोरी एंड हुई। इसके बाद जो रूलर बनेंगे वो कौन बनेंगे, इनके जो सन थे जूना खान। तो इसके बाद इन्होंने, ये जूना खान रूलर बने किसके, तुगलक डायनेस्टी के, और किस नाम से शासन करने लगे, मोहम्मद बिन तुगलक। इनका जो रियल नेम था वो था जूना खान, लेकिन जब ये एम्परर बने तो इन्होंने अपना नेम क्या रखा, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके। देखो इनको तो बहुत कम टाइम मिल पाया था, गयासुद्दीन तुगलक को। इनको काफी अच्छा खासा टाइम मिला, 1325 से लेके 1351 सी तक इनका क्या है, टाइम पीरियड चलता है। ओके। एक बार याद रखना कि इनके जो फादर हैं थे गयासुद्दीन तुगलक, उन्होंने एक टाइटल दिया था इनको। कौन सा टाइटल था वो, उलुग खां। उपाधि दी थी किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है। ऐसा कहा जाता है या फिर ऐसा मतलब बताते हैं हिस्ट्री में कि ये क्या है, सबसे लर्न्ड सुल्तान थे दिल्ली सुल्तानेत के। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे पढ़ा लिखा जो सुल्तान कौन है पूरी दिल्ली सुल्तानेत में, सिर्फ इस डायनेस्टी में नहीं, पूरी दिल्ली सुल्तानेत में सबसे पढ़ा लिखा है, तो वो कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक। लर्न्ड सुल्तान थे ये। ओके। ये बहुत अच्छे मतलब पोइट थे, आर्ट के लवर थे, लवर ऑफ आर्ट। बहुत सारी क्या है, कल्चरल स्कॉलर भी थे, और फिलॉसफी, ठीक है, मैथमेटिक्स, कैलीग्राफी, फिजिकल साइंस, मतलब ओवरऑल एक मतलब कहते हैं ना कि ऑलराउंडर टाइप, उस टाइप के लोग थे मोहम्मद बिन तुगलक। कई सारे मतलब फील्ड में इन्होंने अचीवमेंट कर रखी थी, और ये इनके अलावा फिजिकल साइंस, इन सभी में क्या है, इन्होंने मास्टर्स कर रखी थी। मतलब काफी इनकी नॉलेज थी इन सभी फील्डों के बारे में। ओके। तो इतना लर्न सुल्तान था। और टाइम कौन सा चल रहा है, 1325 से लेके 1351 सीई, और उस समय ये सारी नॉलेज क्या है इनको थी। लेकिन क्या है, इनके जो नेचर है, इनका कैरेक्टर कैसा था, उसमें क्या है, जो हिस्टोरियंस है ना, उनके क्या है, अलग अलग व्यूज है। कुछ हिस्टोरियंस तो इनको बहुत इंटेलिजेंट और बहुत शार्प और बहुत लर्न्ड एम्परर मानते हैं, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये मैड सुल्तान थे या फिर वाइसेस्ट फूल थे। मैड सुल्तान या फिर वाइसेस्ट फूल थे। एंड कुछ लोग इनको बोलते हैं कि मतलब ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, ब्रेव और मतलब इस टाइप के थे। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, इतना कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है हिस्टोरियंस में इनके मतलब नेचर को लेकर, वो हम लोग बात करेंगे। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे अपनी लाइफ में, 5 एक्सपेरिमेंट्स, जो क्या है उनके समय से आगे के थे और बहुत ज्यादा विजनरी भी थे। मतलब ऐसा नहीं है ये एक्सपेरिमेंट्स बहुत खराब थे, बहुत विजनरी थे, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि इनके सारे जो 5 के एक्सपेरिमेंट्स है वो क्या है, फेल हो गए, जिस वजह से कुछ हिस्टोरियंस कहने लगे कि मतलब ये मैड सुल्तान है, वाइसेस्ट फूल है। पर ये हम देखते हैं अभी एक्सपेरिमेंट्स जान के कि ऐसा है या फिर ये सिर्फ हिस्टोरियंस कहते हैं इनके बारे में। ओके। एक बात याद रखना कि ये बहुत ज्यादा विजनरी सुल्तान थे, मतलब अपने टाइम से भी आगे के लोग थे। जो उस समय लोग सोच नहीं पाते थे वो उन्होंने सोचा और इम्प्लीमेंट भी किया, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि उसका क्या है, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया। ओके। अब हम जानते हैं कि मोहम्मद बिन जो तुगलक हैं उनके एक्सपेरिमेंट्स ऐसे क्या थे, ऐसी क्या पॉलिसी थी कि इन्होंने इनको क्या है, इस टाइप का नेचर का कॉन्ट्राडिक्शंस इनके अंदर आ गए। ओके। पहला इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था रेजिंग टैक्सेस इन दोआब। बहुत ध्यान से सुनना,
क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन कौन से सिचुएशंस क्रिएट हुई कि मतलब इनके ये सारे एक्सपेरिमेंट्स क्या है फेल हुए, जबकि ये बहुत ज्यादा विजनरी एक्सपेरिमेंट्स थे। अभी आप जानेंगे किस तरीके से। पहला जो एक्सपेरिमेंट क्या था, रेजिंग टैक्सेस इन दोआब। ओके, अब पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोआब। दोआब एक रिवर ये ओरिजिनेट हो रही है वन, एंड ये हो रही है सेकेंड रिवर, तो इनके बीच का जो एरिया है ना वो कहलाता है दोआब। एज ये एरिया क्या कहाँ है, दो रिवर के बीच में है, तो ऑब्वियस है ये जो लैंड होगा वो काफी अच्छा फर्टाइल होगा, बिकॉज ये सॉइल क्या होगी, काफी फर्टाइल होगी, मिनरल्स इसके अंदर काफी अच्छे अमाउंट में होंगे। ठीक है, तो इस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, दोआब बोलते हैं। अब क्या था इनका एक्सपेरिमेंट, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सोचा और बहुत अच्छा भी सोचा, इन्होंने सोचा मतलब विजन दिखाया कि जो दोआब एरिया है, जब यहाँ का लैंड फर्टाइल है, सॉइल बहुत अच्छी क्वालिटी की है, मिनरल सब कुछ है, रिवर्स से इनको इरिगेशन मिल जाता है, इट मीन्स यहाँ पर जो एग्रीकल्चर होगा, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर होगा और यहाँ पर जो प्रोडक्ट या फिर जो भी हम लोग क्या है एग्रीकल्चर करेंगे वो ज्यादा अमाउंट में होगा ना। मान लीजिए ये क्या है, एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, ये नॉर्मल जगह पर सिचुएटेड है, ये दोआब एरिया नहीं है, और ये ऐसा लैंड है, ये क्या है, दोआब एरिया है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी होगी वो ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, ये तो ऑब्वियस है ना। तो इन्होंने सोचा जब ये प्रोडक्टिविटी ज्यादा दे रहा है, इट मीन्स हम यहाँ से ज्यादा टैक्स को रेज कर सकते हैं ना ज्यादा टैक्स को रेज। मान लीजिए अब यहाँ पर क्या है, प्रोडक्टिविटी हो रही है 100, ठीक है, किसकी, कोई भी मतलब 100 रुपीज की मान लीजिए यहाँ पे प्रोडक्टिविटी हो रही है। अब उसी एरिया में उतना ही हम लोग मतलब सॉइल में बीज वगैरह डाल रहे हैं, सीड डाल रहे हैं, और यहाँ पे प्रोडक्टिविटी उसी टाइम में आ रही है आपकी 1000 रुपीज की, तो टैक्स ज्यादा लगाना बनता है ना। तो उसने कहा ओके, अगर यहाँ पर 2% का टैक्स लग रहा है तो हम यहाँ पर रेस करेंगे टैक्स को बाय 6%, दिस इज आई एम एज्यूमिंग, ठीक है। तो ये पॉलिसी थी, तो इन्होंने क्या है, ये दोआब एरिया में क्या है, इन्होंने इस रीजन को क्या है लागू किया। ये कौन सा एरिया था, गंगा यमुना दोआब था, मतलब एक गंगा रिवर है और एक यमुना रिवर है, इनके बीच में क्या है, इन्होंने ये वाला लगाया टैक्स। क्यों लगाया, जिससे कि मतलब इनको ज्यादा रेवेन्यू हासिल हो सके, और जो भी मतलब कंडीशंस है मतलब इनकी जो एम्पायर की, उसको और अच्छे से ये लोग क्या है चला सके। लेकिन क्या हुआ, इनको पता नहीं था कि उस समय यहाँ पे क्या है, सूखा पड़ा हुआ है, फेमाइन कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, फेमाइन। ऐसा इनको बताया नहीं गया, और ना ही इन्होंने मतलब इन्वेस्टिगेशन किया, ना ही किसी ने इनको इस इंफॉर्मेशन दी। काफी मतलब टाइम से यहाँ पे फेमाइन कंडीशन थी, क्योंकि रेन वगैरह नहीं आई थी, काफी टाइम से बारिश नहीं हो रही थी, तो सूखा पड़ रहा था, जिससे कुछ मतलब उपज ही नहीं हो रही थी। और इस कंडीशन में क्या है, इन्होंने टैक्स भी बढ़ा दिया। जब ऑलरेडी वहां पे सिचुएशन खराब है, मतलब कुछ उग नहीं रहा है, और आप उसको टैक्स और बढ़ा देंगे, मान लीजिए पहले आप 6 रुपए लेते थे, फिर आप 600 रुपए लेंगे, तो कैसे दे पाएगा इंसान, नहीं दे पाएगा ना। तो इससे क्या हुआ, लेकिन जो उसके जो ऑफिसर्स लगाए गए थे, उन्होंने मतलब कोई भी मतलब रहम वगैरह नहीं दिखाया, और टैक्स को वसूला लोगों से, जो वहां की जनता रह रही थी, जिससे क्या है वहां पे सिचुएशन खराब हो गई और लोग क्या है रिवोल्ट करने लगे, ठीक है। लेकिन जब पता चला सुल्तान को कि ऐसी सिचुएशन है वहां पर कि मतलब बिल्कुल फेमाइन कंडीशन है, रेन नहीं है, तो इन्होंने मतलब बहुत सारी हेल्प की, इन्होंने लोन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, ओके, फ्री किचन्स प्रोवाइड किए, इसके साथ साथ इन्होंने इरिगेशन की फैसिलिटीज भी बताई, वहां पे भिजवाई, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किए फ्री ग्रेन्स फार्मर्स को। लेकिन ये सारी हेल्प क्या है, बहुत देर बाद दी गई थी, तब तक क्या है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, और इस वजह से इनकी जो इतनी ज्यादा मतलब अच्छी जो वो थी ना स्कीम, वो किस तरीके से फेल हो गई। तो आप यहाँ देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी,
पर उसको जैसे इम्प्लीमेंट किया गया ऑफिसर्स के द्वारा, जो बताया नहीं गया, और जो फेमाइन जो सिचुएशन आ गई, इस वजह से इनकी जो पहली जो बड़ी स्कीम थी, बहुत ज्यादा इससे इन्हें उम्मीद थी, वो एक तरीके से फेल हो गई। ओके, अब हम जानते हैं कि सेकंड क्या एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, ठीक है, वो भी जान लेते हैं। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया था इन्होंने, देखो अभी दिल्ली सुल्तानेट में की थर्ड डायनेस्टी पढ़ रहे हैं हम लोग, राइट, ये थीम 3 चल रहा है अपना, जिसमें क्या कवर कर रहे हैं हम लोग, दिल्ली सुल्तानेट। तो उस समय कैपिटल क्या थी, दिल्ली, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा नहीं, हम ना अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद ले जाएंगे। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, क्या कहाँ ले जाएंगे, दिल्ली से दौलताबाद या फिर देवगिरी, दो नेम हैं इसके, दौलताबाद या फिर देवगिरी। मैंने इसके बारे में बताया था आपको खिलजी डायनेस्टी में कि इसको क्या है, कॉन्क्वेस्ट किया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, देवगिरी को, ठीक है। तो फिर इन्होंने कहा कि हम अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद के लिए ले जाएंगे। और ये ऐसा इन्होंने क्यों कहा, इसके लिए इन्होंने 2 रीजन दी। क्या 2 रीजन दिए, पहला रीजन इन्होंने दिया कि जो दौलताबाद है वो ज्यादा सेंट्रली लोकेटेड है। दिल्ली क्या है, ऊपर को पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए मैप है आपका, तो ये है अपना दिल्ली और दौलताबाद कुछ यहाँ पर लोकेटेड था। तो इन्होंने कहा है कि ये ज्यादा सेंट्रली लोकेटेड है पूरे इंडिया की, देखिए अपन कंपैरिजन में, तो इसीलिए ये ज्यादा सूटेबल रहेगा। ओके, और इससे क्या है, जो रिवॉल्ट होंगे ना आसपास के, मान लीजिए अब ये दिल्ली में है, यहाँ कोई रिवॉल्ट हो रहा है तो प्रॉब्लम होगी जाने आने जाने में, यहाँ से हम उसे इजीली क्या है सप्रेस कर लेंगे। ओके, तो पहले तो सेंट्रली लोकेटेड इन्होंने रीजन दिया, सुनते जाना बिल्कुल ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद दूसरा ने रीजन दिया कि जो मंगोल्स हैं, देखो मंगोल्स की जो समस्या है ना, जो प्रॉब्लम है ना, वो आपको पूरी दिल्ली सुल्तानेट में दिखती रहेगी, आगे भी दिखती रहेगी। ओके, तो उन्होंने कहा जो मंगोल्स क्या है, बार बार अटैक करते हैं दिल्ली पर, क्योंकि उनको एक पाथ पता चल गया है कि यहाँ से आना है और इस तरीके से हमें इन्वेट करना है और यहाँ पर अटैक करना है। लेकिन जब अपनी हम कैपिटल चेंज कर देंगे तो उससे क्या है, बचा जाएगा, मंगोल्स इजीली अटैक नहीं कर पाएंगे और मंगोल्स के खतरे से भी हम बच जाएंगे। तो रीजंस बहुत बढ़िया थे, बिल्कुल अच्छे थे, इतना दिमाग लगाया किसी सुल्तान ने, बहुत बढ़िया, शानदार। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि मतलब ये भी इनकी फेल हो गई। तो देखते हैं, सबसे पहले तो इन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट बढ़िया करा दिया, ठीक है, इन्होंने पूरा खाना वाना पैक करवा दिया, लोगों से कह दिया कि चलिए चलो चलते हैं, हम लोग दौलताबाद रहेंगे। तो पूरा खाना वाना सब कुछ पैक वैक हो गया, ठीक है, सब अरेंजमेंट हो गए, फूड के, ड्रिंक के, और रोड वोड भी बढ़िया बन गई, सब कुछ हो गया। तो फूड एंड शेल्टर सब कुछ अच्छे से हो गया। इन्होंने कह दिया अपनी पूरी जनता से, जितनी भी जनता थी दिल्ली की, सबसे कह दिया चलो चलते हैं भाई दौलताबाद। अरे भाई पहले देख आते सिचुएशन कैसी है, 2-4 लोगों को लेके चलते नहीं, पूरी चलेगी हमारी जनता, तो ठीक है साथ में हमारे, ठीक है तो ले जाओ साथ में हमारे। लेकिन फिर क्या हुआ, जब ये लोग चलने लगे तब समझ में आया, अरे भाई दिल्ली से दौलताबाद तो काफी दूर है, 1500 किलोमीटर, मात्र 1500 किलोमीटर की रास्ता है। उस समय ट्रेन तो थी नहीं, प्लेन तो थे नहीं, आप 2-4 दिन में पहुंच जाओ, है ना, बैलगाड़ी टाइप रथ वगैरह थे। 1500, मात्र 1500 किलोमीटर है दिल्ली से दौलताबाद, ठीक। तो ऐसा पूरी जनता को ले जा रहे हैं साथ में, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन कुछ क्रिएट कर दी। लेकिन फिर सुल्तान को समझ में आया, अरे भाई ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम पहुंच ही जाएं 1500 किलोमीटर, इतना फूड शेल्टर भी नहीं है कि इतने दिनों तक अपन लोग उसको खा सकें और फिर जीवित रह सकें। तो इन्होंने कहा ठीक है चलो वापस चलो। जब कुछ रास्ते पर हम लोग पहुंच गए, इन्होंने कहा नहीं चलो वापस चलते हैं, अपनी दिल्ली चलते हैं, दिल्ली अच्छा है। तो जब ये सिचुएशन क्रिएट की ना, तो काफी लोगों की डेथ हो गई, क्योंकि वो सरवाइव ही नहीं कर पाए। आप वापस जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, तो कुछ तो ऐसे ही मर गए रास्ते में,
फूड शेल्टर की कमी से और मतलब ट्रैवलिंग की कमी से, और फिर उसे बहुत ज्यादा लॉस हुआ, रेवेन्यू का भी, पैसे का भी, टाइम का भी, मनी का भी, और फिर 2 साल के बाद वापस दिल्ली ट्रांसफर। तो आपने देखा कि योजना बढ़िया थी, अच्छी थी, रीजंस अच्छे थे कि हमने क्यों शिफ्ट किया, पर सिचुएशन ऐसी क्रिएट की गई, थोड़ा सा मतलब ज्यादा मतलब ऑकवर्ड हो गया, पूरी जनता को साथ में ले गए, तो इस वजह से क्या है, ये वाली स्कीम भी फेल हो गई। समझ में आ गया? ये क्या है, इसकी 2 बहुत इंपॉर्टेंट थी एक्सपेरिमेंट्स। थर्ड हम देखते हैं इन्होंने क्या किया हमारे सुल्तान जी ने। तो थर्ड में क्या किया, देखो ये जो स्कीम बताने जा रही हूं ना, ये स्कीम आई डोंट थिंक किसी भी उस समय मध्यकालीन भारत के समय, मेडाइवल इंडिया के समय किसी के दिमाग में भी आई होगी, क्योंकि ये वाली चीज हम लोग अभी लागू कर रहे हैं अपने भारत में अलग अलग जगह पर। क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। ठीक है, क्या है ये टोकन करेंसी? ओके, क्या था ना उस समय जब मतलब ये स्कीम ये लोग लाए, ये जो अपने मोहम्मद बिन तुगलक, वो टाइम चल रहा था 1329 से 1330 के बीच में। ठीक, तो इन्होंने कहा देखो वैसे जो उस समय जो मुद्रा चलती थी, पैसे चलते, जैसे अभी क्या चलते हैं, रुपीस चलते हैं ना, रुपीस के फॉर्म में हम लोग अपना सामान वगैरह खरीदते हैं, एक्सचेंज करते हैं, रुपीस देते हैं, आपको सामान, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड हो जाती हैं। उस समय क्या है, वहां पर करेंसी चलती थी सिल्वर कॉइन्स। क्या चलती थी? सिल्वर कॉइन्स, जैसे हम लोग बोलते हैं टंका। टंका क्या बोलते हैं? टंका। ओके, लेकिन क्या हुआ उस समय जो सिल्वर कॉइन्स तो चलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, चलने दो, सिल्वर की कमी आने लगी बहुत वर्ल्ड वाइड, सिर्फ अपने मतलब तुगलक डायनेस्टी में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड पर्सपेक्ट में क्या है, सिल्वर की कमी आने लगी, जिससे कि क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या है, प्रॉब्लम आने लगी। जब आपके पास करेंसी ही नहीं होगी तो आप ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे करोगे, व्यापार कैसे करोगे, कुछ सामान खरीदो कैसे? सामान तब खरीदते हैं आपके पास पैसा हो, और पैसे की तो कमी थी। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, पैसे की कम, सिल्वर की तो कमी है ना, हम एक टोकन करेंसी निकालेंगे, हम एक नई करेंसी निकालेंगे जो सिल्वर की वैल्यू के ही बराबर होगी, पर वो होगी ब्रॉन्ज की। किसकी होगी? ब्रॉन्ज की। ठीक है, तो अच्छी थी, बहुत अच्छी वो थी ये स्कीम कि मतलब ठीक है कमी है। मान लीजिए सिल्वर की वैल्यू उस समय, आप अभी प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में बताऊं, ये कॉइन मान लीजिए 100 रुपीस का है, सिल्वर कॉइन, तो भले हम नई टोकन करेंसी निकालेंगे, वो ब्रॉन्ज की होगी, उसकी वैल्यू भी 100 रुपीस ही होगी, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, अच्छी स्कीम है। पर फिर से एक गड़बड़ हो गई। वो गड़बड़ क्या हुई? ठीक है, आप मतलब करेंसी निकाल रहे हैं दूसरी, लेकिन आप करेंसी जब दूसरी निकाल रहे हो तो ऐसा कुछ साइन होना चाहिए ना, जैसे कि अभी अपनों को जो पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट से, तो उसमें आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, जिससे कि ये ऑथेंटिक हो जाता है कि ये गवर्नमेंट की ही क्या है, करेंसी है, गवर्नमेंट के ही क्या है, रुपीस है। वरना कोई भी छाप लेगा, जब तक ये उसके पास गवर्नमेंट ऑथराइज कोई साइन नहीं हो, है ना, घर घर छाप देंगे पैसे। नकली जो जाली नोट छपते हैं वो ऐसे छपते हैं क्योंकि जब आपके पास कोई ऑथराइज्ड साइन नहीं हो। तो वही मिस्टेक यहां हो गई। इन्होंने क्या किया, टोकन करेंसी तो जारी कर दी, लेकिन कोई शासकीय उस पर शाइन नहीं था, कोई भी सिंबल ऐसा नहीं था कि ये गवर्नमेंट की है, ये सुल्तान की साइड से राज दरबार की करेंसी है। जब ये साइन नहीं था तो लोगों ने खूब छापी, जगह जगह ब्रॉन्ज के कॉइन्स बनने लगे, घर घर कॉइन्स बनने लगे, और फिर इतने कॉइन्स बनने लगे कि पूरा मार्केट इन कॉइन्स से भर गया। ठीक है, ब्रॉन्ज के कॉइन्स से। अब तो जब इतना ज्यादा पैसा आ जाएगा मार्केट में, तो जब देखो पैसा ज्यादा आ रहा है मार्केट में और कोई चीज कम है, मान लीजिए आपके पास 5 रुपीज है, ओके, और आपको खरीदना है एक बिस्किट का पैकेट, वो भी 5 रुपीज का है, तो आप आराम से उसको
खरीद लेंगे। लेकिन आपके पास है 15 रुपीज, दूसरे इंसान के पास है 15 रुपीज, ऐसे 100 लोगों के पास है क्या है 15 रुपीज और ये बिस्किट का पैकेट एक ही है शॉपकीपर के पास, तो वो इसकी वैल्यू बढ़ाएगा ना, बढ़ाएगा। वो कहेगा हम 5 में क्यों बेचे, 15, जब इतने सारे लोग एक पैकेट को खरीदने आ रहे हैं तो हम तो वैल्यू बढ़ाएंगे ना अपनी। तो अगर मार्केट में एक मतलब वैल्यू से ज्यादा पैसा आ जाता है ना एक टाइम के बाद, अगर एक्सेस में पैसा आ जाता है तो अपने आप चीजों की वैल्यू बढ़ने लगती है, क्योंकि गुड्स और सर्विस कम होती हैं, गुड्स एंड सर्विस कम होती है और मनी ज्यादा होती है। इस वजह से मनी की वैल्यू क्या है, कम हो जाती है। लोग एक लौकी को भी 1000 रुपए किलो में खरीदने लगते हैं, क्योंकि एक ही लौकी है। तो पैसे की वैल्यू चली जाती है और चीजों की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आप खुद सोच सकते हैं मार्केट की क्या हालत होगी, है ना। तो इस टाइप की सिचुएशन आ गई थी। तो उसने कहा अरे कोई दिक्कत नहीं, अरे बहुत ही तो बहुत गड़बड़ हो गया। उसने कहा ठीक है चलो सारे ब्रॉन्ज की करेंसीज वापस लाओ। पूरी ब्रॉन्ज की करेंसी उसने वापस ली, पूरी करेंसी वापस कोर्ट के पास गई और उसके बाद उसने उसके बराबर अपने राज के खजाने से सिल्वर के कॉइन्स निकाले। इससे उसको बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हुआ, होगा ही। और इस तरीके से जो इतनी अच्छी स्कीम थी पर कुछ मिस्टेक्स, आप सुल्तान की मिस्टेक नहीं कह सकते इसमें कि कंप्लीटली सुल्तान की गलती थी। जो ऑफिसर्स काम कर रहे थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा था, उनकी कुछ मिस्टेक्स थी, क्योंकि सुल्तान तो हर काम नहीं करता है ना। इस वजह से उनकी ये वाली स्कीम भी क्या है, फेल हो गई। इस तरीके से आपने देखा कि 3 इतनी अच्छी अच्छी जो स्कीम एक्सपेरिमेंट्स थी और वो क्या है, कंप्लीटली इन्होंने फेल हो गए कुछ इनकी मिस्टेक्स की वजह से। अब हम देखते हैं जिनकी 2 और एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो है एक्सपेंशन को लेके। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, हम मतलब दिल्ली से दौलताबाद नहीं ले जा पाए, नो प्रॉब्लम, टोकन करेंसी फेल हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ टैक्स नहीं मिला दुआब में, कोई बात नहीं, हम क्या है अपने एम्पायर को बढ़ाएंगे, एक्सपेंड करेंगे, हम भी क्या है मतलब विश्व सुल्तान बनेंगे, वर्ल्ड में रूल करेंगे। तो इसके 2 जो एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने, जो आखिरी के जो 2 रह गए अपने, वो किए इन्होंने एक्सपेंशन को लेके, अपने एम्पायर के एक्सपेंशन को लेके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। तो इन्होंने क्या किया, एक तो अपना ईरान, ईरान जानते हो आप कहां पर है, सेंट्रल एशिया में है, ओके। तो वहां पर इन्होंने भेजे मतलब अपनी सेना को, वहां पे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी ईरान में कि चलिए आप वहां जाइए। बहुत बड़ी आर्मी को इन्होंने तैयार किया, बहुत पैसा लगाया। उन्होंने कहा ईरान जाइए, वहां पे खुरासान जो एरिया है और ईरान, 2 जगह, खुरासान और ईरान, इन दोनों पे अटैक कीजिए, वहां पर अपना एम्पायर को स्टेब्लिश कर दीजिए, जिससे कि हम भारत के बाहर के भी सुल्तान हो जाएंगे, क्योंकि ईरान तो भारत में नहीं आता था उस टाइम, वर्ल्ड में हो जाएंगे सिकंदर की तरह, ठीक है, अलेक्जेंडर की तरह। तो उनने बड़ी सी आर्मी निकाली और मतलब अच्छी थी, क्योंकि उस टाइम बहुत सिचुएशन खराब चल रही थी ईरान की, मतलब वहां पे कोई तख्ता पलट चल रहा था, लोग बाग बहुत परेशान थे। इन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने अपने मतलब एक्स्ट्रा पैसे लगा के बड़ी सी आर्मी को डेवलप किया, ओके। तो फिर गई ईरान, जब तक सेना वहां पहुंची तब तक सब सही हो गया था, तो सेना वापस आ गई। तो इस तरीके से इनकी ये वाली स्कीम भी हो गई फेल। अब उन्हें कोई बात नहीं, इतनी बड़ी, देखो अगर आप सेना तैयार कर रहे हो ना तो उसको काम देते रहना पड़ेगा। इसीलिए अपने देश में जो आर्मी, नेवी और एयर फोर्स है, भले कोई युद्ध नहीं चल रहा है कभी अभी अपने प्रेजेंट कंडीशन में, तब भी इनको अभ्यास कराया जाता है, युद्ध अभ्यास, अलग अलग देशों के साथ, अलग अलग वेपन्स के साथ, जिससे कि ये फ्री नहीं बैठे। अगर ये फ्री बैठेंगी ना तो अपना दिमाग लगाएंगी, और अगर इन्होंने अपना दिमाग लगाया तो अपने देश का निपटारा ना बिल्कुल संभव है। पाकिस्तान में यही तो होता है, नल्ला पाकिस्तान में ना अपनी ये जो आर्मी की सेनाएं है ना, ये दिमाग लगा देती है
और वहां पे चलता है सैनिकों का शासन, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने कहा देखो इतनी बड़ी आर्मी हमने क्रिएट कर ली है, हम इसको खाली तो बिठा नहीं सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक मतलब हिमाचल जो रीजन था, हिमालयन रीजन में, वहां पर क्या है कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। इनने कहा ठीक है वहां आप जीत के आइए उसको, हम आपको मतलब वहां का काम देते हैं। आर्मी तो मानेगी ही बात, सुल्तान के अंडर में है। तो उसने कहा ठीक है, हिमालयन रीजन था जो अपना, वहां पर गई आर्मी लड़ने के लिए। पर आप खुद जानते हैं जो अपना हिमालय जो रीजन है इस तरीके से, उस पर चढ़ना कितना टफ है, आसान नहीं है। और उस समय वेदर कंडीशन भी ऐसी थी कि सूटेबल नहीं थी। पर हमारे सुल्तान जी हैं, इन्होंने कहा ठीक है भेजिए, भेज दिया। जब भेजाओ मतलब वहां पे सोल्जर्स पर, तो बीच में मतलब जब आने लगे थे मतलब पहुंचने, कुछ लोगों को लगा सेनापति वगैरह को कि मतलब नहीं पहुंच पाएंगे हम लोग, तो उन्होंने कहा वापस चलिए। लेकिन फिर सोल्जर्स नहीं माने, हम चलेंगे, हम तो जाएंगे अटैक करने के लिए। तो फिर जब एंड में कॉन्सिक्वेंस ये निकला कि पूरी सेना मर गई। इतनी बड़ी पावरफुल सेना थी, पूरी सेना मर गई, कुछ 10 या फिर 5-10 लोग सैनिक वापस आए वहां से। तो इतनी बड़ी जो 5 जो योजनाएं थी वो कंप्लीटली फेल हो गई। इसीलिए अब आप समझ सकते हैं कि इन्हें हिस्टोरियंस मूर्ख और होशियार दोनों क्यों कहते हैं। ये बहुत होशियार वाले गधे थे, इस वजह से इनकी सारी इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स फेल हो गई। सिर्फ गलती इनकी नहीं थी, इनके ऑफिसर्स की, सिचुएशंस की, एडमिनिस्ट्रेशंस की, और क्या पता कुछ हिस्टोरियंस ने इनके बारे में ऐसी राय बना दी हो। पर हिस्ट्री में वही पढ़ा जाता है जो हिस्टोरियंस लिखते हैं, जो इतिहासकार लिखता है। पर हाँ इतना कहा जा सकता है कि ये काफी इंटेलिजेंट थे उस टाइम के अकॉर्डिंग, उस टाइम से आगे के थे। वरना टोकन करेंसी जैसी चीज अब आई है जो हम बिटकॉइन वगैरह में ट्रेड करने लगे हैं, ये चीज वो उसी टाइम इन्होंने सोच ली थी। तो एट लास्ट हम कह सकते हैं योजनाएं अच्छी थी, सिचुएशन ऐसी रही कि ये फुलफिल नहीं हो पाई। ओके, तो कई सारे इफेक्ट हुए, मैंने इफेक्ट भी समझा दिए आपको साथ में कि कैसे कैसे इफेक्ट हुए इनके। तो इस तरीके से हमने एक बड़ा सेगमेंट कंप्लीट किया तुगलक डायनेस्टी का, मोहम्मद बिन तुगलक का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुगलक डायनेस्टी में। इसके बाद जो आए रूलर वो आए अपने फिरोज शाह तुगलक। कौन आए? फिरोज शाह तुगलक।